हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बिशन की दिलेरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9, बिशन की दिलेरी। सुबह का समय था, यानी सुबह सवेरा हो रहा था। पेड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था, यानी सुबह की किरणें आने वाली थी। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल के आ गया। वह रोज इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती थी। बिशन की फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तड़के यानी सुबह जल्दी काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक ही आ रहा था। पगडंडी यानी पतला सा मार्ग होता है जहाँ पर सिर्फ पैदल चलने का रास्ता होता है। उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। किसी ने गोली चलाई, उसकी आवाज उसे सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी उसे दिखाई यानी नजर नहीं आया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसे पहले भी सुनाई दी और अब फिर। इस बार एक नहीं, दो दो गोलियां एक बार चली थी। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई, यानी वो लोग पहाड़ी जगह पर रह रहे थे। पंछी जो थे यानी पक्षी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लग गए। बिशन सहम कर पेड़ की आड़ में छुप गया। बिशन भी डर कर पेड़ की आड़ मतलब पेड़ के पीछे छुप जाता है। बिशन वहां जहां खड़ा था वहीं चुपचाप ही खड़ा रहा, वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसे वहां एक सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी उसे नजर आ रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह को हल्की हल्की धूप में खेत सुनहरे यानी गोल्डन कलर के दिखाई दे रहे थे। बिशन अपनी सोच में ही रहा कि गोली किसने और क्यों चलाई। तभी एक गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। वो ये था कि जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसीलिए वे सुबह सुबह ही तीर मारने चले आते हैं, यानी सुबह सुबह ही तीतर मारने के लिए वे लोग आ जाते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह से बहुत सारे तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी तीतर को वो वहीं पर छोड़ गए थे। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी हुए हुए तीतर मिले। बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी लोग। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसीलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों में किनारे किनारे अब चलने लग गया था। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए या उसकी समझ में नहीं आ रहा था, यानी उसकी तरकीब उसके दिमाग में अभी तक नहीं आ रही थी। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच में फंसा हुआ छटपटा रहा था। बिशन वही घुटनों के बल पर बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन
घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर भी चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने अपना स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर के ऊपर उस स्वेटर को डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे आराम से पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेतों में से निकलकर पहाड़ी के ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था कि मानो जैसे उसके पंख लग गए हों, यानी उसके चलने की गति तेज थी। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे ही कटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, लेकिन इस बार इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी लग रहा था उसे, इसीलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे कहीं देख न ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन रुका नहीं, वह चुपचाप चलता ही रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने फिर से चिल्लाकर बात कही। तब तक बिशन कंटीली तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लग गया। आगे बढ़ना उसका मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया शिकारी को। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज भी सुनाई दी, जो तेजी से उसके पीछे आते जा रहे थे। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क पर जाता तो शिकारी को साफ साफ दिखाई दे जाता। इसीलिए उसने खेतों के छोटे रास्तों से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां लगी हुई थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल अब चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव में कांटे चुभ गए। खोंचों से खून भी उसके निकलने लगा। जो कांटे चुभे उन खोंचों में से अब खून आने लगा था। उसकी कमीज की आस्तीन यानी बाह भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट भी जरूर पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में सफल था। कामयाब रहा मतलब सफल रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ही ज्यादा और ओस के कारण फिसलन भी थी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे पर बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पांवों की आहट सुनाई देने लगी। आहट सुनते ही वह दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर मतलब गीले हो चुके थे। फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच गया। पिछवाड़े दरवाजा, पीछे वाला दरवाजा जो था वह खुला हुआ था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर में प्रेशर कुकर की सीटी बजने की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी, मतलब मुर्गियां अभी अपने घर में ही थी और गुलाबचंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लग जाता है। वह किसी अजनबी को देखकर इसी तरीके से भौंकता था। बिशन समझ गया कि शिकारी
इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा, वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छुपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दी। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को उस टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ इसीलिए चुपचाप पड़ा रहा। वो घायल था, उसे डर लगा हुआ था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप पड़ा था। तीतर को सामने तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारी के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। इसीलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान सा काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाया करता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते हुए वो छत पर पहुंच गया। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसीलिए वह चिमनी के पीछे छुपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई ही न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ वहां से देख सकता था। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे थे और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह नहीं माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े होकर वह उछल उछल कर भौंक रहा था। वो दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल साहब ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? वो बोले, साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। कर्नल बोलता है, अच्छा, तो तुम्ही लोगों ने गोलियों की आवाज गूंज रखी थी आज सुबह से? वो बोला, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानते हैं। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। वे बोले, जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ पर छिपा है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका करते क्या हो? कर्नल साहब ने उनसे पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुपा है। कर्नल दत्ता ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने सारे तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तो ढेरों मरे हुए तीतर यहाँ पर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए, यानी डर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह से उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा। कर्नल आगे बोले, पक्षियों को मारने और उनसे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ देने में मैं कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं हो, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब कुछ देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने के लिए कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होते हुए नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन मालकिन पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता अंदर आ पहुंचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तुम ही थे? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सकेगा।
जाओ दवाओं का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा लेकर आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगाई, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इस गेंदे के पत्ते का रस एक दो दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल साहब हंसते हुए बोले, अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वैक क्वैक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ यहाँ से वहां पर अपने घर की ओर भाग गया। तो इस तरीके से अपने साहस से उसने एक तीतर की जान बचा ली। इस पाठ के रचयिता हैं प्रतिभा नाथ। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों, अपने साहस से हम कठिन से कठिन परिस्थिति का भी सामना कर सकते हैं। हमें कभी भी पक्षियों पशुओं के प्रति अत्याचारी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वे बेजुबान हैं। वो अपनी दर्द अपनी पीड़ा हमें बता भी नहीं सकते। पक्षियों से, प्राणियों से, जीवों से सदैव प्रेम करें। तो इसी सीख के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।